Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ओपी मैथ्स स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अंतर्गत चैप्टर 7 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर त्रिभुज क्या होता है, किसे कहते हैं, जो आप पिछली क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं त्रिभुज के बारे में, लेकिन वहाँ पर आपने खूब अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि त्रिभुज क्या होता है, कितनी भुजाएं होती हैं और कितने कोण होते हैं। तो आप अब इस समय अच्छे से ध्यान दें छात्रों, क्योंकि आपकी ये पढ़ाई अगर आप त्रिभुज के बारे में यहाँ पर नहीं समझेंगे, जो आपका चैप्टर हाई स्कूल में है त्रिभुज, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपके लिए। तो इससे आप यहाँ पर अच्छे से समझ लें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप बताओ कि त्रिभुज होता है, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी छात्र से हम पूछते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वो कहता है वह आकृति इसमें 3 भुजाएं। ये कोई सटीक उत्तर नहीं हुआ कि वह आकृति इसमें 3 भुजाएं, क्योंकि इसमें भी 3 भुजाएं तो है, 1, 2, 3। ये आपका त्रिभुज है नहीं है। तो आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कुछ छात्र जवाब देते हैं कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो। तो आपको यहाँ कोणों के बारे में नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह आकृति या 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक आपका ए बी होती है, एक आपका बी सी होती है, एक आपका ए सी होती है। नाम चेंज भी हो सकते हैं, फिलहाल भुजाएं आपकी 3 होती हैं, 1, 2 और 3। 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, नोट आप अच्छे तरह से याद रखें कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कोई अगर पूछता है कितनी भुजाएं होती हैं आपकी, तो आप कहो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, पहली बार। उसके बाद पूछा जाता है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 भुजाएं कौन कौन सी हैं आपकी, तो आप बताओ ए बी है, एक बी सी है और एक सी है। ए बी को हम बी ए बी बोल सकते हैं, बी सी को हम सी बी लिख सकते हैं, लेकिन क्या ए बी और बी सी और ए सी थोड़ा पढ़ने में सही लगता है, इसलिए ए बी का बी सी का ए सी। 3 कोण होते हैं। कोण कौन कौन से होते हैं, 3 कोण। 3 कोण होते हैं आपके, एक आपका कोण ए, एक आपका कोण बी, एक आपका कोण सी। और आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 1, 2, 3। अर्थात 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो आप बताओगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज आपको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसके तीनों कोणों जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रि का मतलब होता है 3। जैसे कहीं पर आपका त्रिभुज आप भूल भी जाते हैं तो आप इसका मीनिंग याद रखें छात्रों। त्रिका मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजाएं।
तो आपकी जो परिभाषा बनती है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन आपका जो चैप्टर 7 है क्लास 9 में, उससे जो संबंधित सवाल हैं उसमें क्या है, आपको त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, और उनसे संबंधित जो सवाल हैं तभी आप हल कर पाएंगे। तो आइए छात्रों, आज हम इस चैप्टर में सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करते हैं कि सर्वांग समता किसे कहते हैं और आकृतियां आपकी कब सर्वांगसम होती हैं। त्रिभुज के प्रकार को के बारे में यहाँ पर आपको नहीं समझाया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में आपको त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करना है। अगर फिर भी किसी छात्र को जानना है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर आपके लिए त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताएंगे। पहले आप यह जान लें सर्वांग किसे कहते हैं। सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं? पहली बार आप सुन रहे हैं कि सर्वांग सम क्या होता है। जैसे हम कहें आपसे ये क्या है, वृत्त है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, और हम आपसे कहें ये इसे पूरा पूरा ढक लेगा, तो आधे सभी छात्र ये कहेंगे सर जी ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये इसे पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा। तो ये क्या है, इसे नहीं ढक पाएगा, तो ये क्या है, आपका सर्वांग सम आकृति है, एक प्रकार से नहीं है। और हम कहें सर जी बच्चों बताओ ये गोला और ये गोला इसे पूरा पूरा ढक पाएगा? तो बहुत सारे छात्र जवाब देंगे कि सर जी ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए ये इसे नहीं ढक पाएगा। सही बात है। लेकिन सर्वांग सम का मतलब ये होता है जब दो आकृतियां, मतलब बराबर आकृतियां एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं। जैसे मान लिया एक त्रिभुज आपका ये दे रखा है, इसकी प्रत्येक भुजा 2 है, चलो इसे 3 मान लिया। एक त्रिभुज आपका ये दे रखा है, इसकी भुजा 3 है, इसे हमने मान लिया कोई ABC, इसे मान लिया PQR। अब हम कहें छात्रों ये बताओ ये त्रिभुज से ढक पाएगा नहीं ढक पाएगा? तो सभी छात्र जवाब देंगे कि सर जी हाँ ये ढक देगा, क्योंकि ये लंबाई 2 है आपकी, ये भी 2 है, और ये 2 है तो आपकी ये वाली भी लंबाई 2 है, और ये 3 है तो ये 3 है। और कहने मतलब ये है इस त्रिभुज को उठा करके हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसे पूरा पूरा ढक लेगा। जैसे ATM कार्ड आपने देखे होंगे, किसी भी बैंक का ATM कार्ड हो, उनका हम साइज नापना, सभी ATM कार्ड क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो क्या है, एक प्रकार से सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। सर्वांग सम मतलब होता है जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले। जैसे क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझ लें, जैसे आपके ये दोनों हाथ हैं, एक हथेली आपकी ये है, एक हथेली ये है। जब आप इस हथेली को इसके ऊपर रखोगे इस प्रकार से, तो पूरा पूरा आपका हाथ क्या है, एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, सर्वांग सम आकृतियां। तो आप यहां पर नोट कर लें, जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूरा ढक लेती हैं, तो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। तो सर्वांग सम आकृतियां
कहलाती हैं। सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है या संकेत? सर्वांग समता का चिन्ह या संकेत क्या होता है? इस तरह आप दो डंडे लगाओगे बराबर बराबर, इसके ऊपर आप एक प्रकार से इस तरह आकृति बनाओगे। ये क्या होता है? सर्वांग समता का चिन्ह होता है। जैसे कहीं पर आपसे पूछा जाए कि सर्वांग आकृतियां क्या होती हैं, जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं तो वे सर्वांग आकृतियां कहलाती हैं। ये उसका चिन्ह होता है। तो दो वृत्त भी सर्वांग हो सकते हैं, दो चतुर्भुज भी सर्वांग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छात्रों आपको त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करना है कि दो त्रिभुज यहाँ पे किस कंडीशन में सर्वांग होंगे और किस कंडीशन में सर्वांग नहीं होंगे। तो सर्वांग समता के अब हेडिंग डालेंगे आप, त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम। उसके बाद ही आप इस चैप्टर में जो भी सवाल दे रखे हैं अच्छे से आप समझ पाएंगे। जब आप इन नियम के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाल करने में दिक्कत आएगी। आधे से ज्यादा छात्र ये समझें कि सर्वांग समता आखिर होती क्या है। तो यहाँ पर आज हम त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम या कसौटियां। कोई आपके दो त्रिभुज होंगे, जिसे आप कोई भी नाम मान लें, ये आपका ए बी सी है और ये आपका पी क्यू आर, ये आपका ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज किस कंडीशन में सर्वांग होंगे? तो पहला नियम तो इसमें ये है, और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग होंगे। जो कुछ आप ये भी ध्यान रखें कि जो कोण होता है, कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और संक्षेप में से कोण को संक्षेप, मतलब शॉर्ट में से क्या कहते हैं? जब कहीं पर आप सवाल करेंगे तो आप कोण पूरा ना लिखें, वहां पर एक कोण को लिख दें। और इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो उसे केवल ए लिखें। ऐसे ही आपका साइड भुजा होती है, भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। अब संक्षेप लिखना है तो ऐसे भू लिखा जाता है, और इसे लिखना है तो आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांग समता के बारे में लिखाया जाएगा तब आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, और हिंदी शॉर्ट में लिखना है तो कोण को एंगल को ए से लिखा जाएगा, और भुजा को शॉर्ट में भी भू कहते हैं, इसे हम साइड कहते हैं। तो पहला नियम ये है कि अगर इसकी तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग होंगे। अर्थात यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर आपका पी क्यू हो और आपका बी सी बराबर क्या हो? क्यू आर दिया हो, और आपका ए सी बराबर क्या हो? पी आर हो। अर्थात ये लाइन इसके बराबर हो, ये लाइन इसके बराबर हो, और ये लाइन इसके बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग होंगे। इस कंडीशन में हमारा जो नियम निकल के आया, इसे क्या है? अपनी भुजाएं हैं, तो भुजा भुजा भुजा, चाहे तो आप लिख दें भुजा भुजा भुजा, या आप लिख दें भू भू
भू। यहाँ पे एस 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 सर्वांग समता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। इसे हम भू लिखा हुआ है, इसे आप एस 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 भी लिख सकते हैं। तो पहला नियम यह है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो आपके त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, तो आप दूसरी कंडीशन ये है, अगर पहले वाले त्रिभुज की दो भुजाएं, पहले वाले त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं हों और दूसरे वाले त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर क्या हो, पी क्यू, अब बी सी बराबर क्या दिया हो, क्यू आर दिया हो, और इनके बीच का कोण कौन सा है, बी बराबर क्या हो, क्यू। तो आपकी क्या है, दो भुजाएं एक कोण बराबर है, तो आप हिंदी में लिखेंगे भू कोण। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आपका हो जाए एस एस ए। सर्वांग समता से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरा नियम हुआ आपका ये। तीसरा नियम क्या है, अगर आपसे किसी त्रिभुज में दो भुजाएं एक कोण बराबर है तो आपके त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है सर्वांग समता की, तीसरी कंडीशन ये है, अगर इस वाले त्रिभुज के दो कोण और उनकी एक भुजा, इस वाले त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अर्थात कोण बी बराबर क्या हो, कोण क्यू हो, और कोण सी बराबर क्या हो, कोण आर हो, और इनके बीच की भुजा कौन सी आ रही है, बी सी बराबर क्या हो, क्यू आर हो। तो इस कंडीशन में क्या है, ये दो कोण और एक क्या है, भुजा। तो आपका जो नियम बनेगा, ए या हिंदी में लिख लो, को भू, अर्थात ए एस सर्वांग समता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस प्रकार जो भी सवाल है, एक नियम और है आपका चौथा, आरएचएस सर्वांग समता। आरएचएस सर्वांग समता क्या होती है, अगर दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे दे रखे हैं, मान लिया कोई दो समकोण त्रिभुज हैं, एक आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा आपका समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। ये समकोण त्रिभुज होते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, अगर इनके बीच का एक कोण और क्या होता है 90 अंश के सामने भुजा कर्ण और एक भुजा, कोई सी भुजा चाहे ये वाली चाहे ये वाली, बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अर्थात कर्ण
AC बराबर क्या होता है PR, और BC बराबर RQ, या AB बराबर PQ, और कोण B बराबर कितना हो, कोण Q। प्रत्येक कितना है 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके, सर्वांगसम होंगे। तो इसे हम लिखेंगे RHS, या समकोण कर्ण भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज आपके ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो आपको छात्रों ये सब याद नहीं रखना है, केवल शॉर्ट में ये ध्यान रखें। पहला नियम हमने बताया था SSS, दूसरा नियम हमने बताया था शॉर्ट में SSA, तीसरा नियम क्या बताया था हमने AAS, चौथा नियम क्या बताया था हमने RHS। तो SS क्या होता है, हमने दो त्रिभुज बनवाए थे आपको, एक त्रिभुज ABC बताया था और एक त्रिभुज हमने PQR बनाया था। तो आप ये ध्यान रखें, कोई भी दो त्रिभुज हो, अगर उसकी तीनों भुजाएं, S का मतलब होता है भुजाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइड, अगर इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, पहला नियम। दूसरा नियम हमने बताया था, अगर इसकी दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं हों और इस वाले त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हों और उनके बीच का कोण, जो भुजा इन दोनों बीच कोण ये तो बनना है, बराबर हो, तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तीसरी कंडीशन क्या बताई थी हमने आपके लिए, अगर इस वाले त्रिभुज के कोई दो कोण, कोई से दो कोण हो आपके, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, इस वाले त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर हों और उनके बीच की एक भुजा, इसके सामने भुजा कौन सी आ रही, ये आ रही, तो बराबर हो, तो त्रिभुज कैसे होंगे आपके, सर्वांगसम होंगे। नियम कौन सा होना, कोण कोण भुजा, या AAS सर्वांग समता। तीसरा नियम हमने आपको बताया था RHS सर्वांग समता, इसे होता है समकोण कर्ण भुजा। ये दो समकोण त्रिभुज हैं, ये कर्ण होता है, ये मान इसके बराबर हो, एक कोण ये 90 डिग्री का, ये भी बराबर हो, और इन दोनों में चाहे ये वाली भुजा इसके बराबर हो या ये वाली भुजा इसके बराबर हो, तो त्रिभुज कैसे होंगे आपके, सर्वांगसम होंगे। ये चार कंडीशन आप अच्छे से बिठा लें, तो आप इस प्रश्नावली जितने भी सवाल हैं आसानी से हल कर सकते हैं, जो हम आपको अगले आने वाली वीडियो में हल करवाएंगे। तब तक आप इन त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज के बारे में पढ़ें कि त्रिभुज की किस कंडीशन में आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और किस कंडीशन में आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं